Welcome back to Gyan Adda Complete Knowledge Hub. Today we will discuss monetary policy, its types, instrument, objectives and significance. This is continuation of Unit 2 and this is Part 4. So guys, अगर आप BCom, MCom, MBA या कोई और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो अगर आपका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोज़। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। आप ये समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे आपके पब्लिक बैंक हो, सबको कंट्रोल करती है आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी को भी। तो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? मॉनेटरी मतलब मनी से बना हुआ है ये पॉलिसी। तो मार्केट में जितने भी मनी का सप्लाई होता है या मनी का फ़्लो होता है, मतलब जितने भी पैसे रेगुलेट होते हैं मार्केट में। अब मार्केट में पैसे रेगुलेट कई तरीके से होते हैं, वो धीरे धीरे हम समझेंगे, बट आप एक मोटा मोटा समझ लो कि अगर आप बैंक से पैसे लेने जाते हो तो किस इंटरेस्ट पे आपको बैंक पैसे देगी। बैंक जो है कभी कभी आरबीआई से भी लोन लेती है, और आरबीआई क्या करती है, कभी कभी बैंक से भी पैसे अपने पास में रखती है। कई बार उसको टर्म से बोला जाता है कि आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक। सो उस पर कुछ कुछ अलग अलग रेट बनते हैं, तो उसी रेट को कंट्रोल करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। अब जैसे कि मार्केट में मनी का सप्लाई कितना होना है, इन्फ्लेशन रेट कितना तय करना है, डिफ्लेशन रेट कितना तय होना है, आपका जो जिस रेट पे आप बैंक से पैसे लेते हो, जिस इंटरेस्ट रेट पे लेते हो, वो कितना तय करना है, ये सारा कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में तय किया जाता है। और तय कौन करता है? इसको आरबीआई तय करती है। तो आप एक मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि मनी से रिलेटेड जितने भी मार्केट में चीज़ें होती हैं, चाहे सप्लाई होता हो, चाहे इनफ्लो आउटफ्लो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ आरबीआई रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। उसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब टूल्स बोल सकते हो कि जिसकी सहायता से वो आपके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट रेट तय करती है, और जिसके हिसाब से वो पूरा मॉनेटरी कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के चलती है। इंटरेस्ट रेट्स हो गया, और डिफरेंट कितना आपको क्रेडिट लेना है, मार्केट में आपको कितना स्टेबल करना है। और इन सब चीज़ों को करने के पीछे सिर्फ आरबीआई का एक ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे मनी से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा अमीरी ना हो, बहुत ज़्यादा गरीबी ना हो। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा जब हो जाती है तो आरबीआई अपने रेट को कट करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और बहुत ज़्यादा जब मार्केट में पैसे का फ़्लो हो जाता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाती है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा सा चीज़ों का प्राइस, मतलब आप बोल सकते हो इन्फ्लेशन रेट वो क्या कर देती है कि वो बढ़ा देती है, मतलब महंगाई को बढ़ा देती है। तो ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई रेगुलेट करती है। इतना आपको समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आप समझ लो कि मॉनेटरी पॉलिसी, स्क्रीन पर देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि सेंट्रल बैंक माने आरबीआई की यहाँ बात की जाती है, वो रेगुलेट करती है। किसको करती है रेगुलेट? मतलब कि मार्केट में जो मनी का सप्लाई हो रहा है, मनी का सप्लाई या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट, वो अपने अलग अलग मैग्नीट्यूड से या इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इन सब चीज़ों से क्या करती है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि वो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का अचीव कर सके। तो हर एक इकोनॉमी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबिलिटी, ये होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, और ये भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज आपका मार्केट है, आपकी अगर करेंसी का स्टेबिलिटी बना रहेगा, करेंसी की अगर आपकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होगी, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी रिलायबल हो जाता है आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपकी कंट्री का जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, वैल्यू ऑफ करेंसी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार सोचेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम मनी का सप्लाई मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम माने कौन? आरबीआई। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई 1934 एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 45 ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसका ये वाला डेफिनेशन मैंने rbi.org.in से उठाया हुआ है, जो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो कहती है, इसको मैंने यहाँ बोल्ड में हाईलाइट किया है कि ये एक ऐसी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इसको मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई कंट्रोल करती है
ताकि वो जो मार्केट में सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी जो है ना, मनी मतलब मार्केट में जो भी मनी का सप्लाई हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर सके, उस इंस्ट्रूमेंट को अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो कंट्रोल करती है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम वो आगे देखेंगे। अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है ताकि जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी ये ऑब्जेक्टिव वो अपना अचीव कर सके। और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव्स जब हम पढ़ेंगे ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि क्या होता है। इसका पूरा सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि इंटरेस्ट रेट के थ्रू, बैंक रेट के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू जो आरबीआई है वो मनी का सप्लाई कंट्रोल करती है मार्केट में। इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और इसी से संबंधित जितने भी चेंजेस होते हैं, जितने भी रेट में कट्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, वो सारा कुछ इसी के अंदर में होते हैं। अब देखिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब सभी लोगों के पास में नौकरी हो। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपकी जो करंट में इकॉनमी है, जो जीडीपी है, वो ग्रो करे, आपका डेवलपमेंट होता रहे। फिर है इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी गवर्नमेंट के पास में टैक्स आता है या गवर्नमेंट जो भी आपके ऊपर टैक्स रेट इम्पोज करती है या रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पोज करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी को क्रिएट करना चाहती है मार्केट में, लोगों के बीच में। तो ये किसका रहता है, प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब अगर आपका रेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो आपका प्राइस जो है वो भी स्टेबल रहेगा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्लस ना हो, बहुत ज़्यादा माइनस में ना हो, एक बैलेंस जो है बना रहे मार्केट में, कि महंगाई बहुत ज़्यादा ना हो, डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, डेफिसिट और सरप्लस के बीच का जो है, मतलब जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उतना ही इम्पोर्ट हो रहा है, एक बैलेंस बना रहे। तो इसलिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि मनी आपका न्यूट्रल रहे, मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब मनी का जो भी पूरा फ्लो हो रहा है मार्केट में वो न्यूट्रल रहे, किसी के ऊपर उसका भार बहुत ज़्यादा कम या माइनस में नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, मतलब जो एक्सचेंज रेट है आपका, सपोज़ करो डॉलर के कंपेयर में अभी आपका 76 रुपीज़ चल रहा है, तो ये आपका 76 होगा कि ये आपका 77 होगा, आपका कितना पैसा ज़्यादा मजबूत है, कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर में। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। और ये इसलिए भी इनका ऑब्जेक्टिव है, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, बाहर की कंट्रीज़ वो आपके कंट्री में उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये तो मैंने आपको फटाफट समझा दिया, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हर एक, जो मैंने आपको बताया कि एक सोशल स्टैंडिंग होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है कि आपके पास में सब कंट्री सारी चाहती है कि उसके जो लोग हैं वो पूरा एम्प्लॉयमेंट, उनके पास में नौकरी रहे और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ जो है वो ना रहे, ख़त्म हो जाए। प्राइस स्टेबिलिटी में भी क्या है कि फ्लक्चुएशंस को रोकने का काम करती है, और स्टेबल प्राइस रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और अनसर्टेन और इनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों से हम बच पाते हैं अगर प्राइस स्टेबिलिटी होती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो मतलब जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारी जो कंट्री है वो काफ़ी सालों से सबसे ज़्यादा, हमारा देश सबसे ज़्यादा तेज़ी से इकोनॉमिकली वो ग्रोथ कर रहा है, कैसी कंट्री है। तो उसका यही होता है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति की जो आय है, मतलब आप हर एक पर्सन जो कि इंडिया में रह रहा है उसकी जो इनकम है वो बैलेंस हो सके या वो बढ़े, अगर बैलेंस नहीं हो रही है तो वो बढ़े। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का या इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो लाया गया। फिर इसका नेक्स्ट है इसका एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट मतलब कि डॉलर के कंपेयर में जो आपकी अभी करंट रेट चल रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, तो बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करती हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या आपके साथ में कुछ टाई अप करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एम रहता है कि वो स्टेबिलिटी बना के रखे एक्सचेंज रेट में, ताकि मतलब कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अगर आप भी अपनी कंट्री में अगर हो तो आपको भी एक स्टेबिलिटी समझ में आए कि भाई मैं अगर इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा उसमें अनसर्टेनिटी ना हो, ये इनका रहता है।
न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, इसका क्या है कि मनी शुड प्ले ओनली रोल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी का काम सिर्फ इतना होना चाहिए। ये किसने बोला था? ये एक विक्सटेड है, ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और रॉबर्टसन है, इन लोगों ने इसका न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का थोड़ा सा कंसेप्ट अपने लैंग्वेज में दिया था कि मनी का रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मनी का जो सप्लाई है मार्केट में उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब मार्केट में कितना मनी होगा इसको आरबीआई कंट्रोल कर सकती है। किस तरीके से? वो इन्फ्लेशन रेट को हाई कर देगी तो उससे क्या हो जाएगा, या बैंक रेट को वो हाई कर देगी तो लोग पैसे कम लेना शुरू कर देंगे। जब आप समझो ना, आपको पता चल जाएगा कि आप बैंक से पैसे लोगे तो बैंक जो है आपसे अगर आज 8% इंटरेस्ट ले रही है तो अगर कल 12% इंटरेस्ट लेगी तो आप पैसे लेने वालों की जो संख्या है बैंक से वो कम हो जाएगी ना। उसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि आज बैंक का रेट जो हो गया है वो कम हो गया है तो आप ज़्यादा पैसे ले लोगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का ये इसका क्या कंसेप्ट है, ये तो आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा कि एक इकोनॉमिक इक्वलिटी बनी रहे मार्केट में, और यही सबसे मतलब ये फिज़िकल पॉलिसी के थ्रू और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ये मार्केट में एक इक्वलिटी बनी रहे, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, किसी के पास कम पैसा ना हो, सब इक्वली इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती रहे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है और इसी के लिए अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है। अब देखिए कुछ इसका ये मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब ये कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, किस तरीके से ये क्या क्या इनका रोल होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो सेक्शन 45ZB ये 1934 आरबीआई एक्ट, इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है कि 6 मेंबर जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी मेंबर होते हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना ऑफिशियल गज़ेट जो इशू करती है, ऑफिशियल गज़ेट का मतलब नोटिफिकेशन जो है वो इशू करती है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा सारा कुछ देखा लिखा होता है। इसमें गवर्नर होते हैं आपके, जो आरबीआई के गवर्नर इसको बोलते हैं, ये इनको चेयरपर्सन भी बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। फिर एक डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के जो कि इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। फिर उसके बाद एक ऑफिसर भी होते हैं, वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के थ्रू एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है। फिर एक प्रोफेसर भी होते हैं जो कि पामी दुआ है करंट में अभी, और ये डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ये इसके मेंबर होते हैं। फिर डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, ये भी प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद की, ये भी एक मेंबर हैं। तो ये 2 मेंबर हो गए और ये 2 एक्स ऑफिशियो हो गए, डिप्टी गवर्नर एक ऑफिसर हो गया और एक गवर्नर हो गया। तो इस तरीके से 2 ये 3 ये 5 6 ऐसे हो गए। तो इतने लोग होते हैं 6 मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरा यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि कौन कौन होता है। करंट में आरबीआई गवर्नर का कौन है वो आप गूगल करोगे और आप बताओगे कि करंट में आरबीआई गवर्नर कौन है। तो गाइज़ इतना आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब देखिए इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ये है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं, और इसको डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये है। इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी बहुत सारी जगह पे लिखा रहता है, तो टर्म्स में मत जाना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। इसको एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि जो आरबीआई है वो अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके मार्केट में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। गाइस ये वही इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बैंक रेट को, MSF को मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR। इसके अलावा और भी 2-4 होते हैं बट ये मेन होते हैं आपके। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट इज़ हु, यहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई, मतलब आरबीआई जो रेगुलेट करती है। अब बैंक रेट क्या बोलता है, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये एक ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल करने का। मतलब वो बैंक रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट मोर एक्यूरेटली, मतलब आरबीआई अगर देखो दूसरा ये वाला पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका 2 डेफिनेशन मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि इट इज़ अ रेट एट विच रिजर्व बैंक इज़ रेडी टू बाय, मतलब रिजर्व बैंक रेडी करती है खरीदने के लिए, रेडी टू बाय और री डिस्काउंट बिल्स और एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर। मतलब रिजर्व ये वो रेट होता है कि जिससे कि रिजर्व बैंक जो है बैंक से, मतलब जो रिज़र्व बैंक है वो तो रिज़र्व बैंक हो गया, आरबीआई अलग अलग बैंक से क्या करती है, वो उनको रीडिस्काउंटेड बिल्स को ख़रीदती है या उनके कॉमर्शियल पेपर्स को ख़रीदती है। तो ये बैंक रेट वो रेट हुआ, ठीक है। अब
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या है? एमएसएफ। एमएसएफ में क्या होता है कि इसमें जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होती हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपके बहुत सारे आ जाएंगे बैंक, जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं आपके पास में, उनको रजिस्टर करना पड़ता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर में। वो सारी बैंक बोरो कर सकती हैं एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी ओवरनाइट के लिए। मतलब अगर रातों रात अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, वन नाइट के लिए अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसी सिचुएशन में वो एमएसएफ का इस्तेमाल करके वो बैंक जो है आरबीआई से वो पैसे बोरो कर सकती है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जितनी होती हैं वो रातों रात अपने उस इंटरेस्ट रेट, जितना एमएसएफ का रेट अभी है शायद, और देखते हैं अभी आगे के कितना रेट है, 4.6 समथिंग है, तो उतने रेट पर बैंक जो है आरबीआई से पैसे इमरजेंसी के केस में या अगर उसको ज़रूरत है तो वो ले सकती है। तो ये ओवरनाइट मनी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये रातों रात होता है, मतलब वन नाइट का ये पूरा गेम होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तो हो गया एमएसएफ हो गया। फिर रेपो रेट क्या होता है कि ये रेपो रेट द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक। मतलब कि ओवरनाइट लिक्विडिटी, मतलब ओवरनाइट जो कैश होता है ना, लिक्विडिटी का मतलब कैश, ओवरनाइट लिक्विडिटी कैश प्रोवाइड करती है बैंक्स को अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट। या जैसे कि कोई बैंक है, अगर उसको पैसे चाहिए तो वो जाकर के आरबीआई से अपनी सिक्योरिटी रख के जमा करके आरबीआई से इस रेट पर पैसे ले लेती है कि मुझे एक रात की ज़रूरत है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस रीज़न से आरबीआई उसको उस रेट पर पैसे देती है। अप्रूव्ड सिक्योरिटी रखती है या कोलेटरल रखती है, कोलेटरल माने का सिक्योरिटी भी होता है, वो सिक्योरिटी रखती है और उस रेट पर जो है, जो भी इनका रेट होता है रेपो रेट, उस रेपो रेट के थ्रू जो है आरबीआई उनको उस रेट पर पैसे जो है वो प्रोवाइड कर देती है। ओवरनाइट के लिए होता है। तो रेपो रेट और एमएसएफ ये दोनों ही ओवरनाइट के लिए होता है, ठीक है। अब देखो रिवर्स रेपो रेट क्या बोलता है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। यहाँ पे रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब कर रही है लिक्विडिटी, मतलब रिजर्व बैंक ले रही है बैंक्स से, मतलब कौन से बैंक से, जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनकी बात हो रही है। तो जब रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब करती है, मतलब वो बोलती है बैंक को कि तुम मेरे पास में पैसे जमा करो या मुझे पैसे चाहिए या आप डिपॉजिट करिए लिक्विडिटी अपनी हमारे पास में ओवरनाइट बेसिस के लिए। मतलब एक रेपो रेट में तो आपने पढ़ा कि जब बैंक खुद आरबीआई को ओवरनाइट लिक्विडिटी, मतलब रात भर के लिए लिक्विडिटी उसको चाहिए ओवरनाइट, एक दिन के लिए, तो वो जिस रेट पे पैसे लेती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बोलती है बैंक्स को कि आप मेरे पास में इतने पैसे रखो और इस रेट पे मैं आपको जो है, या आप मेरे पास में इतने पैसे रखो। क्यों रखने के लिए बोल रही है गाइस? यही तो तरीका है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का मार्केट में। अगर मैं बैंक हूँ, अगर मैं आरबीआई हूँ और अगर आप एक बैंक हो, आपको पैसे चाहिए ओवरनाइट के लिए मेरे से, तो आप मेरे से जिस रेट पे पैसे लोगे, अपनी मर्ज़ी से आप आए हो मेरे पास में पैसे मुझसे लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने पैसे मेरे पास में रखो, इस रेट पर रखो, और क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आप जो पैसे आप लोगों को दे रहे हो या बांट रहे हो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या मैं आपको कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैं मार्केट को कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कंट्रोल करूँगी तो मार्केट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो जिस रेट पे मैं आपको बोलूँगी कि आप इस रेट पे मेरे पास में ये पैसे डिपॉजिट करो या मुझे चाहिए ओवरनाइट बेसिस के लिए कोलेटरल, उसके लिए फ्रॉम बैंक अगेंस्ट कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर LAF, तो आप जिस रेट पे जमा करोगे मेरे पास में, मतलब मैं आपको बोलूँगी, वो हो जाएगा रिजर्व रेपो रेट। CRR का मतलब सिंपल से इतना समझ लो कि आरबीआई ने बोला कि 3% जितना भी आपके पास में पैसे हैं, जितना भी लोग आपके बैंक में, सपोज़ करो अगर 1 करोड़ रुपए अगर आपके बैंक में लोगों ने जमा किया है, तो वो जो जमा किया है उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL उसको बोलते हैं। तो अपने NDTL का आप 3% मेरे पास में आप जमा करोगे, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब इतना आपको मेरे पास में रिजर्व रखना है। ये हर एक बैंक के लिए लायबल होता है। ये सारे जितने रेट्स होते हैं ना, वो सारे बैंक के लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। तो CRR का तो मतलब सिंपल सा ये हो गया कि गवर्नमेंट जो आरबीआई है, आरबीआई बोलती है कि जितने भी सारे बैंक हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, उनको 3%, वो चेंज होता रहता है रेट, अभी करंट में 3% है, तो ये इतना आपको हमारे पास में जो है वो डिपॉजिट करना है, जमा करना है। ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो। अब
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसको SLR भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक बैंक को अपने पास में कुछ परसेंटेज ऑफ मनी मेंटेन करना पड़ता है, जो उनका NDTL होता है, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब अगर आपके पास में PNB से हो या अगर आप स्टेट बैंक से SBI से हो, अगर आपके पास में 1 करोड़ का NDTL है तो आप उसका 18% अपने पास में मेंटेन करके रखोगे, क्योंकि आपके डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लिक्विडिटी एक्सपेंसेस, मतलब डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप कैसे मीट आउट करोगे। तो आपको अपने पास में जितना आपके पास में डिपॉजिट हो रहा है पैसा, उसका 18% खुद रखना पड़ता है। तो ये हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये समझ में आया। CRR जो है RBI के पास में रखना पड़ता है हर एक बैंक को, SLR खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है हर एक बैंक को। तो ये जो गवर्नमेंट है, मतलब जो RBI है, ये रेट फिक्स करती है। करंट में शायद 18% है SLR, अभी देख लेते हैं कि कितना है। इतना ये आपका आज का रेट क्या चल रहा है मार्केट में, 8/5/2020। कभी करंट के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। और MPC गाइज मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसकी मीटिंग होती रहती है, तो साल भर में इसके हर क्वार्टर पे मीटिंग होती है, मतलब कि साल भर में 4 बार इनकी मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं। साथ में हर एक 6 महीने पे इनको रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं MPR मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के ही बेसिस पे सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन पता चलते हैं कि मतलब किन किन चीज़ों की वजह से मार्केट में जो महंगाई है वो बढ़ रही है। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे नेक्स्ट 6 मंथ पे जो हम बोलते हैं कि ना महंगाई बढ़ने वाली है या आने वाली है, तो इसी रिपोर्ट के बेसिस पे हमको नेक्स्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का हम फोरकास्टिंग भी करते हैं। तो ये करंट के कुछ रेट्स हैं आपके सामने, ये आज के अपडेटेड रेट्स हैं। और आप RBI.org.in पे कभी भी विजिट करके जो करंट रेट चल रहे हैं वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी करंट में जो रेपो रेट है वो 4.40 है, बैंक रेट 4.65 है, रिवर्स रेपो रेट 3.75 है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65 है। CRR और SLR इस वक्त 18% है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें CRR और SLR है, क्योंकि CRR और SLR बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, वो तकरीबन हर जगह पूछता है। तो CRR का कंसेप्ट वही है कि उतना कैश रिजर्व रेशो हर एक 3% अगर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो 3% हर एक बैंक को अपना मेंटेन करना पड़ेगा RBI के, जितना उसके पास में पैसा है, मतलब जितना भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी पैसा है उतना उसका 3% उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और SLR का मतलब ये हुआ कि 18% उसको खुद के पास में मेंटेन करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि अगर हर दिन कोई ना कोई पैसे मांगने निकालने के लिए आता है, या उनके खुद के भी खर्च होते हैं स्टेशनरी या बाकी और सारी चीज़ों के, तो वो कहाँ से वो पैसे, क्योंकि बैंक तो अर्न करती नहीं है, तो बैंक को अपने पास में 18% मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि वो किस फॉर्म में मेंटेन करती है, वो गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, या कैश के फॉर्म में, मतलब कि ईजिली कन्वर्टेबल इन कैश, जो भी इंस्ट्रूमेंट ईजिली कन्वर्टेबल इन कैश होता है उसके फॉर्म में वो अपने पास में रखती है, ताकि वो तुरंत उसको कन्वर्ट कर सके कैश में और उसको यूज़ कर सके। तो ये तो गाइस हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हमने डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में शेयर भी कर लेना। अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जिम पॉलिसी क्या होता है, और किस तरीके से फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं। ये हम अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस एनवायरनमेंट का, और उसके अंदर एक टॉपिक था इकोनॉमिक पॉलिसी का, तो उसको मैं शॉर्ट में मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहो कि किस तरीके से चीज़ों को, इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट या RBI या कोई भी, तो क्या फॉर्म है, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसेस है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। साथ में ये वीडियो बाकी के और लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि करना चाहते हैं, जिनका टॉपिक है जो है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा चीज़ें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।